चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिमालय के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, हिमालय को पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय प्रदेश। और उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय प्रदेश में सबसे प्रमुख जो पर्वत है उसका नाम क्या है? हिमालय है। ठीक है, तो मेन रूप से हमको उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय प्रदेशों में हिमालय को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, हिमालय को हम लगभग दो आधार पर क्या करते हैं, बांटते हैं, और बांट कर क्या करते हैं, उसे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, आज हिमालय से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको समझने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, और एक और बात है, देखिए बाबू, आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ये जो यूट्यूब है उसके ऊपर 1000 से शायद होता है कानूनी सब्सक्राइबर वाला, वो जल्दी रजिस्टर हो जाए। ठीक है ना। और दूसरी बात ये है, जितना भी हम एजुकेशन वाला टॉपिक पर अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो उस पर व्यू बहुत कम जा रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि शेयर करें ताकि व्यू ज्यादा हो। ठीक है ना। चलिए, बिना समय गंवाए हुए हम अपने मुद्दा के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है ना। देखिए, आज का हमारा जो मुद्दा है ना, यह इस बात के ऊपर निर्भर कर रहा है कि यह जो हिमालय है इसके बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हिमालय को मुख्य रूप से हम दो आधार पर क्या करते हैं, बांटते हैं। और दो आधार पर बांटकर तब हम लोग क्या करते हैं, हिमालय को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, हिमालय का यह जो दो आधार है बांटने का, उसमें एक होता है क्षेत्रीय और दूसरा क्या होता है कि पर्वतों की बनावट या भूगर्भिक संरचना। ठीक है, पर्वतीय संरचना या भूगर्भिक संरचना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो हम लोगों का है यह है प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन, तो देखिए, प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर मानसरोवर झील है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। यहाँ से ये नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। कौन नदी? यहाँ पर एक नदी है, इसका नाम है काली नदी। कौन नदी? और यहाँ पर है तीस्ता नदी, इसका नाम हम नहीं लिखे हैं। ये है हमारी सिंधु नदी। ठीक है, कौन नदी है? सिंधु नदी। ये है हमारी सतलज नदी। ये कौन सी नदी है? सतलज नदी। सतलज नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये काली नदी है। कौन सी नदी है? काली नदी। और ये कौन सी नदी है? तो इधर ये है हमारी तीस्ता नदी। कौन नदी? तीस्ता नदी। और यहाँ से प्रवेश करता है एक नदी जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र, जिसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी। ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज हम क्या कर रहे हैं, हिमालय का प्रादेशिक या क्षेत्रीय आधार पर क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। तो प्रादेशिक या क्षेत्रीय आधार पर हिमालय को कुल 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? तो सबसे पहले है हमारा पंजाब हिमालय, उसके बाद है कुमायूं हिमालय, उसके बाद है नेपाल हिमालय, और इधर कौन सा है? तो असम हिमालय है। कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। अब ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका विभाजन किया गया है, तो भौगोलिक रीजन ही इसे क्या कर रहा होगा, विभाजित कर रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर विभाजित करने के लिए जो भौगोलिक रीजन है वो कौन कौन सा है? तो नदियां हैं। कौन सा है? नदी। यानी नदी के आधार पर ही इसका क्या किया गया है, प्रादेशिक विभाजन किया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब नदी के आधार पर इसका प्रादेशिक विभाजन किया गया है तो कौन कौन सी नदियां हैं जो इसके प्रादेशिक विभाजन में सहायक है। ठीक है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक नदी बहती है सिंधु नदी, और यहाँ पर बहती है सतलज नदी। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है? पंजाब हिमालय। यानी कि पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के जो गॉर्ज है उसके बीच में क्या है, यह स्थित है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, पंजाब हिमालय के बाद आता है कुमायूं हिमालय। तो ये जो कुमायूं हिमालय है, यहाँ पर है सतलज नदी और यहाँ पर है कौन सा? काली नदी। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र है इसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। ठीक है, अब यहाँ पर है काली नदी और सिक्किम में, यहाँ पर सिक्किम से निकलती है जिसका नाम है कौन सा? तीस्ता नदी। ठीक है, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। कौन हिमालय? नेपाल हिमालय। और इधर है तीस्ता नदी और इधर पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम असम में मिला है, उसके पहले अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहा जाता है। ठीक है ना,
तो ध्यान दीजिए, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र है उसे असम हिमालय के अंतर्गत रखा जाता है। या देखिए, ब्रह्मपुत्र के स्थान पर दिहांग नदी भी दे सकता है। कौन सी नदी? दिहांग नदी। तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? तो असम हिमालय स्थित है। ठीक है ना। तो देखिए, ये था हमारे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है ना। प्रादेशिक विभाजक के तौर पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। कौन कौन? तो इधर से चलिए, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय। अब देखिए, पंजाब हिमालय जो है ना, मुख्य रूप से 2 राज्यों में फैला हुआ है, एक जम्मू कश्मीर में और एक हिमाचल प्रदेश में। इसीलिए पंजाब हिमालय को 2 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन? एक जम्मू कश्मीर हिमालय और एक हिमाचल हिमालय। कौन हिमालय? हिमाचल हिमालय। ठीक है ना। और देखिए, कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। उत्तराखंड का जो पश्चिमी क्षेत्र होता है उसे कुमायूं कहा जाता है और जो पूर्वी क्षेत्र होता है उसे गढ़वाल कहा जाता है। ठीक है। तो कुमायूं हिमालय को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक कुमायूं हिमालय और एक गढ़वाल हिमालय। ठीक है ना। तो ये अलग अलग नाम जो है, ये भी देकर एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है ना। विभाजन के रूप में जैसे दे देगा, जैसे कि हिमाचल हिमालय और कुमायूं हिमालय को कौन अलग करता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हिमाचल हिमालय, तो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में हम पढ़े ही नहीं है, तो कौन अलग करेगा भाई। तो आप लोग देखकर इसे क्लियर कर लीजिएगा उपस्थिति के आधार पर। इधर क्या है? जम्मू कश्मीर हिमालय है, इधर हिमाचल हिमालय है। कहने का मतलब कि कुमायूं हिमालय के पहले कौन सा है? हिमाचल हिमालय। इसे अगर विभाजन के बाद अगर इसका हम क्या करेंगे, नाम लें, तो ऐसे होगा, जम्मू कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है ना। इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा किसके किसके बीच में स्थित है। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल चीज है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हिमालय के पूरब से पश्चिम दिशा में एक बार चलकर, ठीक है, हिमालय के पूरब में मुड़िया पर चढ़ गए और चलने लगे। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा में चलने के इस क्रम में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है हिमालय के अंदर, यानी कि हिमालय के अंदर कौन कौन से गुण या लक्षण हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखिए, पूरब से अगर पश्चिम दिशा में, हिमालय में पूरब से यदि पश्चिम दिशा में हम जाएंगे तो सामान्यतः हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि पूर्वी क्षेत्र में हिमालय की ऊंचाई अधिक है और पश्चिमी क्षेत्र में हिमालय की ऊंचाई कम है। यानी कि पूरब से पश्चिम दिशा में चलने पर, पूरब से पश्चिम दिशा में जाने पर हिमालय के ऊंचाई में हमें कमियां देखने को मिलती है। और याद कर रखिएगा, जब हिमालय के ऊंचाई में कमियां हैं तो वर्षा में भी कमी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, पूरब से पश्चिम की तरफ जाने पर हमें वर्षा में भी कमियां देखने को मिलती है। कौन दिक्कत समझने में? यानी कि पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होगी और पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में कम वर्षा होगी। अब एक बात आप लोग हमको बताइए कि अगर जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी उधर के वृक्ष या पेड़ पौधे बड़े बड़े होंगे या लंबे लंबे होंगे, और जहां पर कम वर्षा होगी उधर के जो वृक्ष या पौधे हैं वह छोटे छोटे होंगे। यानी रियलिटी में हम कह सकते हैं कि जिधर कम वर्षा होती है उधर घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में, जैसे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये सब आ जाएगा। तो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में क्या होता है कि वर्षा कम होती है और कम वर्षा होने के कारण इधर घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान। और उस घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग। क्या कहा जाता है? मर्ग। जैसे में जम्मू कश्मीर में स्थित है गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, उसके बाद तानमर्ग है, ये सब मर्ग स्थित है। ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? मर्ग। जबकि उत्तराखंड में घास के मैदान को कहा जाता है बुग्याल कहा जाता है, या प्यार कहा जाता है, या पियार कहा जाता है। ठीक है ना। तो उत्तराखंड में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल। नाम एकदम कंफर्म याद कीजिएगा, बुग्याल पेपर में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो उत्तराखंड में घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। इसके अलावा प्यार और प्यार के नाम से भी जाना जाता है उत्तराखंड में घास के मैदान को। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद है कि अब देखिए, पूर्व के क्षेत्र में, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रही है और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कम वर्षा हो रही है। तो जहां पर अधिक वर्षा होगी वहां पर वृक्ष लंबे लंबे होंगे। ठीक है। और लंबे लंबे जो वृक्ष होते हैं उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है। क्या कहता है? सदाबहार वन। तो हिमालय के पूर्वी क्षेत्रों में, जैसे पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, इधर सदाबहार वनों की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में हमें सदाबहार वन न देखकर
पर्णपाती वन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो हिमालय के पश्चिमी भाग में पर्णपाती वन की उपस्थिति है, जबकि पूर्वी भाग में सदाबहार वन की उपस्थिति है। इसकी पहचान करने की एक सबसे आसान ट्रिक है कि सदाबहार वन जो होती है ना, इसके ऊपर हमेशा सालों भर पता होता है, और पर्णपाती वन के ऊपर, पर्णपाती वृक्ष के ऊपर सालों भर पता नहीं होता है, साल में एक बार वह पता गिरा देता है। यानी कि पर्णपाती वृक्ष एक खाली साल में लंगटे हो जाए तो ठीक है, लेकिन सदाबहार वृक्ष कभी नहीं होता है, हमेशा उसके ऊपर क्या होता है, पता होता है। ठीक है, तो ये है। अब ध्यान दीजिएगा, दो चीज आप लोग को समझना है, एक होता है ट्री लाइन और एक होता है आइस लाइन। ठीक है, ट्री लाइन जिसे वृक्ष रेखा कहा जाता है और आइस लाइन जिसे हिम रेखा कहा जाता है, तो दोनों को समझने की जरूरत है। पूरब से पश्चिम दिशा में जाने पर वृक्षों की औसतन ऊंचाई क्या हो जाती है, कम होती जाती है। क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यही कारण है कि ट्री लाइन की ऊंचाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन पूरब से पश्चिम दिशा में जाने पर हमें बर्फ जो है ना, आइस लाइन है, इसकी मोटाई बढ़ती जाती है। क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो आइस लाइन क्या होता है, बढ़ती जाती है। पूरब से पश्चिम दिशा में जाने पर आइस लाइन में हमें वृद्धि देखने को मिलती है, जबकि ट्री लाइन में कमी देखने को मिलती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम ये तो देख लिए हम हिमालय में पूरब से पश्चिम दिशा में चलकर कि क्या हुआ, उसका क्या गुण है हिमालय का, इसको एक बार और आप लोग क्या कीजिएगा, देखते रहिएगा, यानी कि वीडियो को पीछे करके बार बार उसको देखते रहिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं हिमालय को कितने भागों में क्षेत्रीय हिसाब से बांटा गया है। तो 4 भागों में, पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो सबसे पहले हम पंजाब हिमालय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये जो पंजाब हिमालय है, ध्यान दीजिए, पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच स्थित है। यानी कि सिंधु नदी के गॉर्ज और सतलज नदी के गॉर्ज के बीच में स्थित है कौन सा, पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय सिंधु गॉर्ज व सतलज गॉर्ज के बीच स्थित है। पंजाब हिमालय की जो है लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय जो है यह 2 राज्यों में फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। इसीलिए पंजाब हिमालय को 2 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पंजाब हिमालय में 2 पर्वत श्रेणियां स्थित है। कौन कौन, काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणियां, काराकोरम और लद्दाख। तो ध्यान दीजिए, जब ये दोनों पर्वत श्रेणियां पंजाब हिमालय में स्थित है, तो इन दोनों पर्वत श्रेणियों की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटी भी होगी, वो भी तो कहाँ स्थित होगी, पंजाब हिमालय में ही स्थित होगी। तो इसीलिए देखिए, तार्किक रूप से हम लोगों को ज्ञान अर्जन करना है। अब जैसे देखिए, काराकोरम हिमालय में कौन है, K1, K2, K3, K4, K5, ऐसे ऐसे ढेर चोटियां हैं। तो अब क्वेश्चन पूछ दे कि K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में इसका नाम गिना जाता है, कोनो दिक्कत समझे में, सबसे ऊंची चोटियों में यह किस हिमालय का भाग है, तो किस हिमालय का भाग है, पंजाब हिमालय का। अगर पंजाब हिमालय ना दे तो अब क्या मारिएगा, जम्मू कश्मीर हिमालय का। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पंजाब हिमालय है, इसमें कौन कौन सी 2 प्रमुख पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, कौन कौन, काराकोरम और लद्दाख। काराकोरम और लद्दाख जैसे है ना हिमालय के, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये 4 गो पर्वत श्रेणियां हैं, और चारों पर्वत श्रेणी मिलकर हिमालय बनाती है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इनमें काराकोरम और लद्दाख ये 2 जो पर्वत श्रेणियां हैं, यह किसमें स्थित है बाबू, तो ये पंजाब हिमालय में आता है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पंजाब हिमालय की बात की जाए तो देखिए, हिमालय के सबसे पश्चिम में यह स्थित है। तो जब सबसे पश्चिम में स्थित है तो सबसे कम वर्षा यहाँ पर होगी। ठीक है ना। तो यहाँ के सबसे भौगोलिक रीजन यानी भौगोलिक खासियत है कि यहाँ पर अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। किसके अपेक्षाकृत, बाकी अन्य हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन के अपेक्षाकृत क्या होता है, यहाँ पर कम वर्षा होती है। ठीक है। अब पंजाब हिमालय के बाद हम किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, कुमायूं हिमालय। ध्यान दीजिए, कुमायूं हिमालय के बारे में जस्ट अब पॉइंट क्या करेगा, मैच करते जाएगा। ठीक है ना। देखिए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर, पॉइंट मैच, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ने का मजा ही अलग है, कोनो दिक्कत समझने में, एकदम मजा आ जाएगा ज्योग्राफी पढ़ने में। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा तब। ठीक है, ध्यान से सुनते हुए समझते हुए नहीं पढ़िएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर। तो अब कुमायूं हिमालय में देखिए, यह सिंधु गॉर्ज और सतलज गॉर्ज के बीच स्थित है, यह सतलज गॉर्ज और काली गॉर्ज के बीच स्थित है, यानी कि सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित है। इसकी अधिकतम लंबाई, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। उत्तराखंड 2 भागों में है, पश्चिमी उत्तराखंड को कुमायूं कहा जाता है, पूर्वी उत्तराखंड को क्या कहता है, गढ़वाल। तो कुमायूं हिमालय भी 2 भागों में बट गया है, कौन कौन,
कुमायूं हिमालय और गहरवाल हिमालय, ठीक है। इसकी उपस्थिति यानी कुमायूं हिमालय की उपस्थिति मुख्य रूप से कहाँ है, तो मुख्य रूप से यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। अब ध्यान दीजिएगा, कुमायूं हिमालय से दो सबसे प्रमुख नदी निकलती है, कौन कौन, गंगा नदी और यमुना नदी। तो गंगा और यमुना नदी के उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, कुमायूं हिमालय में। इसके अलावा उत्तराखंड से जितनी भी नदियां निकलती है, राम गंगा नदी निकले या इसके अलावा जितनी भी नदियां निकलती है उत्तराखंड से, सभी नदियों का उद्गम स्थल कौन होगा, कुमायूं हिमालय ही होगा। लेकिन ये दो नदियां फेमस है, तो इसका नाम हम लोग क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं कि यमुना नदी और गंगा नदी का उद्गम स्थल किस, कौन, हिमालय के किस भाग में स्थित है, कुमायूं हिमालय में स्थित है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कुमायूं हिमालय में कुछ प्रमुख प्रमुख चोटियां हैं, उसका नाम भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे में ध्यान दीजिए, कौन सा है, केदारनाथ की चोटी, बद्रीनाथ की चोटी, नंदा देवी की चोटी, त्रिशूल की चोटी, ये जितनी भी चोटियां हैं, ये सब चोटियां कहाँ स्थित है, कुमायूं हिमालय में ही स्थित है। तो ये सब चीज आपको क्या कर रहे थे, ऐसे में ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में जितनी भी पर्वत चोटियां स्थित है, चाहे उत्तराखंड में जो भी आपको दिखाई दे देगा, सब कौन हिमालय का भाग होगा, कुमायूं हिमालय का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 3 नंबर पर इसके बाद आता है कौन सा, नेपाल हिमालय। ध्यान दीजिए, नेपाल का सबसे विस्तृत भाग है, माने हिमालय का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है, नेपाल हिमालय। यह लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है, 800 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, और इसकी उपस्थिति ध्यान दीजिए, नेपाल हिमालय का काली नदी व तीस्ता नदी के बीच में स्थित है, कौन, नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय कौन कौन नदी के बीच स्थित है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में। काली नदी और तीस्ता नदी, याद कर रखिएगा, ये दोनों नदी विवादित नदी है, काली नदी भी तीस्ता नदी भी। काली नदी के बीच में विवाद भारत और नेपाल के बीच में है, और तीस्ता नदी के बीच में विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों विवादित नदियों के बीच में स्थित है कौन सा, नेपाल हिमालय। क्वेश्चन पूछ सकता है अब देखिए, आज के जमाना में कुछ भी क्वेश्चन सेट कर देता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन सेट करता है ना, मत पूछिए, माने पूरा एकदम परेशान करके रख दिया है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि हिमालय का वह कौन सा प्रादेशिक विभाजित क्षेत्र है जो दो विवादित नदियों के बीच स्थित है, तो कौन है, नेपाल हिमालय है। कौन, नेपाल हिमालय, जो तीस्ता नदी और काली नदी के बीच में क्या है, स्थित है। ध्यान दीजिएगा, हिमालय का सबसे विस्तृत भाग है यह, यानी कि हिमालय का सबसे लंबा भाग है कौन सा, नेपाल हिमालय। यह लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है, 800 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और हिमालय के सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं ना, ये नेपाल हिमालय में ही स्थित है, ठीक है। कुछ प्रमुख चोटियों के हम नाम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे याद कर रखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में ही है। तो एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। कंचनजंगा, देखिए कंचनजंगा का कुछ भाग सिक्किम में पड़ता है और कुछ भाग कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, लेकिन कुछ नेपाल में पड़ता है, तो इसीलिए नेपाल हिमालय के अंडर में ही इसे देख लीजिए। लेकिन रियलिटी में कंचनजंगा है कहाँ, सिक्किम में स्थित है, भारत में स्थित है, ठीक है। तो देख लीजिए कंचनजंगा देखने में क्या गया है, ठीक है। इसके बाद मकालू, इसके बाद कौन सा है, मकालू पर्वत चोटी, ठीक है। तो 3 पर्वत चोटी के नाम देख लीजिए, कौन कौन, एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के बाद कौन सा है, कंचनजंगा है, कंचनजंगा के बाद कौन सा है, मकालू है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, गौरी शंकर को बुलाइए, गौरी शंकर, शंकर और गौरी, तो गौरी शंकर पर्वत चोटी, तो गौरी शंकर पर्वत चोटी भी कहाँ है, तो गौरी शंकर पर्वत चोटी भी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। अब ध्यान दीजिए, गौरी जी आ गई हैं जब, तब क्या मन लगेगा, तब मनसालू, तो मनसालू पर्वत चोटी भी कहाँ है, नेपाल हिमालय में, मनसालू। अब मन लगेगा तब क्या होगा बाबू, आलू ओलू आ गया, तो अब होगा अन्न, यानी कि भोजन बनाने के लिए अन्न चाहिए, तो अन्नपूर्णा, कौन, अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा भी कहाँ है, नेपाल में है। अब जब अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा हो ही गया, तो अब हाथ धो लीजिए, तो धोने से क्या हो जाएगा, धौलागिरी, तो धौलागिरी पर्वत चोटी भी कहाँ स्थित है, तो नेपाल हिमालय में ही। तो कौन कौन पर्वत चोटी नेपाल हिमालय में आ रहा है, तो ध्यान दीजिए, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, इसके बाद गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद क्या आ जाएगा बाबू, तो गौरी शंकर, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है। तो ये सभी चोटियां कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कौन सा, असम हिमालय। ध्यान दीजिए, असम हिमालय जो हिमालय का सबसे पूर्वी भाग है, सबसे कौन सा भाग है, पूर्वी भाग, और यह तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र असम में पड़ा है, उसके पहले अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से, दिहांग नदी के नाम से। तो देखिए पेपर में क्या होगा ना, कि ये भी दे सकता है, कहीं ब्रह्मपुत्र नदी का उल्लेख कर सकता है और कहीं दिहांग नदी का उल्लेख कर सकता है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो असम हिमालय तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है, या दिहांग नदी के बीच स्थित है, ठीक है। और यह हिमालय का सबसे
पूर्वी भाग है। हिमालय का क्या है? सबसे पूर्वी भाग है। यह कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है? तो सिक्किम में फैला हुआ है, सिक्किम के अलावा भूटान में फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है और कुछ असम के क्षेत्र में भी फैला हुआ है। ठीक है, और इधर का सबसे प्रमुख राज्य है असम, इसीलिए इसका नाम असम राज्य के नाम पर पड़ा है असम हिमालय। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसकी लंबाई कितनी है? तो 750 किलोमीटर। कितनी है? 750 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई। तो यह हिमालय का दूसरा सबसे लंबा भाग है। ठीक है ना। कौन सा? तो असम हिमालय। कितना है? 750 किलोमीटर। कितना है? 750 किलोमीटर। और यहाँ पर भारी वर्षा होती है। ध्यान दीजिए, अब वर्षा ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जो वृक्ष होगी उसकी लंबाई अधिक होगी, तो लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, जिसे सदाबहार वन या सदाबहार वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, और ये वृक्ष क्या होगा? काफी घना होगा। क्या होगा? काफी घना होगा, यानी वृक्षों की सघनता अधिक होगी, यानी कि सघन वृक्ष यहाँ हमें देखने को मिलेगा। कहाँ? असम हिमालय के क्षेत्र में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करके हम छोटे कम समय में आपको समझाने की क्या किए हैं? कोशिश किए हैं। ठीक है, हिमालय का क्या करके? प्रादेशिक विभाजन। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब इससे क्वेश्चन जो है ज्यादा, देखिए, अब कथन कारक टाइप का क्वेश्चन भी बना सकता है, अब इसके अलावा स्टैटिक्स टाइप का भी क्वेश्चन बना सकता है। बाकी कॉन्सेप्ट तो हम क्लियर कर ही दिए हैं। वीडियो को बार बार आप लोग देखिएगा तो पूरा और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना। जैसे दे देगा कि हिमालय का क्या है, हिमालय के भाग दे देगा, कहेगा कूट के प्रयोग से इसके लंबाई के क्रम को सजाइए। अब अपना कूट के प्रयोग से सजाइए, चाहे कथन कारक टाइप का कोई क्वेश्चन डाल देगा और कहेगा कि कथन कारक टाइप के क्वेश्चन बताइए। तो ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, आप लोग इसका क्या कर लीजिए, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में क्या होगी? सुविधा होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। ठीक है ना। तो अब हम मिलते हैं हिमालय के नेक्स्ट विभाजन, जो हम कहेंगे कि चट्टानी संरचना के आधार पर या भूगर्भिक संरचना के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। उसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। और वो 4 भाग को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें ट्रांस हिमालय आ जाएगा, महान हिमालय, बृहत हिमालय आ जाएगा, ठीक है, मध्य हिमालय आ जाएगा, शिवालिक आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।